ओके, तो हम लोग ने एक लिपिड्स जो है वो स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। और लिपिड्स के अंदर जो है वो हम लोगों ने जो है वो ट्राई ग्लिसराइड का स्ट्रक्चर जो है वो देखा। उसके बाद हमने फैटी एसिड्स के जो हैं फॉर्मूलाज को लिखने का तरीका देखा, और मैंने लास्ट टाइम एक एमसीक्यू भी जो है वो देखा था, ठीक है, हमने प्रीवियसली, ठीक है। तो उसका आंसर जो है वो आप लोगों ने मुझे खुद जो है वो बताना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो फॉस्फोलिपिड इसमें आती है लिपिड्स के अंदर, वो हमारे पास क्या है जी, वो फॉस्फोलिपिड है। ठीक हो गया। फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नंबर ऑफ अगर लिपिड्स में से एमसीक्यूज अगर आते हैं और वो डिफरेंट एमसीक्यूज जो है वो डिस्टर्बिंग अगर क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट के लिए, तो ठीक है, याद रखिएगा वो एक फॉस्फोलिपिड है। अच्छा, फॉस्फोलिपिड में एक चीज याद रखना कि हमारे पास होता ये है कि 4 मॉलिक्यूल्स हैं जो कि 4 डिफरेंट कैटेगरीज के आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स हैं, जिनमें एक हमारे पास क्या होता है, ग्लिसरॉल, ठीक हो गया। 2 हमारे पास क्या होते हैं, फैटी एसिड। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, जो है एक होती है नाइट्रोजनस बेस, ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास जो है वो फोर्थ वन क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट कह सकते हैं इसको, मैं इसको अगर फॉस्फेट कहूँ तो ये ठीक होगा, ठीक है, फॉस्फेट। ये 4 हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, यानी 4 डिफरेंट कैटेगरीज के बायोमॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने मिलकर जो है वो क्या बनाना होता है, फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर बनाना होता है, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें आपने फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, जिसमें आपने पढ़ा हुआ है कि एक हमारे पास हेड होता है, एक हमारे पास टेल होती है, ठीक है। हेड जो है वो आपने पढ़ा हुआ है हमारे पास, ये हमने क्या कहा जी, टेल है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है जी, हेड क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। टेल हमारे पास क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक हो गया। हेड जो है वो क्या होता है, पोलर होता है। जो टेल होती है ये नॉन पोलर होती है। ये सारे एमसीक्यू हैं जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। हेड जी हमारे पास क्या है, ठीक है, पोलर है, नॉन पोलर है, ठीक है। हेड क्या है, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक है, ठीक हो गया। ये चीज याद रखनी है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि हेड के अंदर क्या, यानी हेड में कौन सी चीजें हैं इन चारों में से जो आती है फॉस्फोलिपिड, तो उसमें याद रखिएगा, पहले हमारे पास क्या है, ग्लिसरॉल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, फॉस्फेट आयन। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, नाइट्रोजनस बेस। और उसके बाद जो टेल्स हैं, टेल हमारे पास किससे मिलकर बनी होती हैं, फैटी एसिड से, ठीक है। हेड कौन से कितनी तरह के बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, एक तो ये पता होना चाहिए, ठीक हो गया। और उसके बाद टेल जो है जी हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल के मिलकर बनी होती है, आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, एमसीक्यू आ सकता है कि जी विच, ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट द पार्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड हेड, ठीक हो गया। अब इसमें कौन सा हमारे पास जो है वो फॉस्फोलिपिड का हेड का पार्ट नहीं है, और अगर मैं ऑप्शंस आप लोगों को आपको दे दूं, ठीक है, अल्फा ऑप्शन हमारे पास हो अगर ग्लिसरॉल, ठीक हो गया, प्लस नाइट्रोजनस बेस। चार्ली है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ठीक है, बीटा हमारे पास था ये। चार्ली हमारे पास हो गया नाइट्रोजनस बेस प्लस हमारे पास फॉस्फेट, ठीक है। डेल्टा हमारे पास है फॉस्फेट प्लस ग्लिसरॉल। हाँ जी, कौन सी चीजें जो है वो विच इज नॉट द पार्ट ऑफ हेड, तो कौन से जो है हमारे पास आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन कह सकते हैं जो हेड का पार्ट नहीं है, तो उसमें हमारे पास क्या रहेगा, ये फैटी एसिड वाला। समझ आ गई इस बात की, ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। अब हम आगे एक और चीज देखने लगे, वो फॉस्फोलिपिड लिपिड से रिलेटेड है, यानी जो हमारे पास आप कह सकते हैं कि जो फॉस्फोलिपिड है वो बनता किस तरह से है, ठीक हो गया। फॉस्फोलिपिड हमारे पास फॉर्मेशन कैसे होती है, ये है जी फॉस्फोलिपिड फॉर्मेशन। इसमें अब याद रखना क्या होता है कि हमारे पास जो है आपका एक जो है वो सिंपल आप कह सकते हैं ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होगा,
पहले इसकी फॉर्मेशन देखिएगा जरा। एक ग्लिसरॉल 2 फैटी एसिड के साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा और क्या बनाता है, आप कह सकते हैं डाइग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड जो है वो फर्दर कंबाइन करता है किसके साथ, फॉस्फोरिक एसिड के साथ, और ये क्या बना देता है, फॉस्फोटाइडिक एसिड। ठीक हो गया। फॉस्फोटाइडिक एसिड के अंदर ऐड होती है नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, यानी जो बुक में नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे दी हुई है वो हमारे पास है कोलिन। ये बन जाता है फॉस्फोटिडाइल कोलिन। ठीक हो गया। और इसको हम कह देते हैं लेजिथीन, इसको हम कह सकते हैं फॉस्फोलिपिड। समझ आ गई इस बात की, क्या कह देंगे इसको तो ये सीक्वेंस एक तो जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, जो कि आपने याद रखना है, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें देखिएगा हमने क्या लिखा हुआ है, एक ग्लिसरॉल। तो ये मैंने ग्लिसरॉल का फॉर्मूला जो है हमारे पास क्या कर दिया, बना दिया जी। ठीक हो गया, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, सही हो गया ना। अब दूसरी चीज जो है वो हमारे पास हमने क्या कहा कि जी फैटी एसिड, दो फैटी एसिड है, तो HOCR, ठीक हो गया, HOCR। अब हमने कहा था जो अल्कोहल है वो क्या देगा, हाइड्रोक्सिल देगा, इधर से क्या आएगा हाइड्रोजन, ये कंबाइन करके हमारे पास क्या बना देगा, ये डाइग्लिसराइड मॉलिक्यूल। ठीक हो गया, तो ये क्या बना देगा, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ C, देन हमारे पास OCR, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोक्सिल, यहाँ पे ये क्या रहेगा ऑक्सीजन, और ये इस तरह से। अब ये क्या स्ट्रक्चर आ गया डाइग्लिसराइड का। फिर मैंने क्या कहा, फॉस्फोरिक एसिड इसके अंदर ऐड करना है। अब मैंने वहां से, ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को उठाया, ये वाले स्ट्रक्चर को उठाया, और मैं इसको नेक्स्ट जो है वो लेके जा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया जी, मैंने क्या कहा, हमारे पास जो है ये है जी डाइग्लिसराइड। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, डाइग्लिसराइड। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है हाइड्रोक्सल। ठीक हो गया, हाइड्रोक्सल हाइड्रोक्सल हाइड्रोक्सल, देन सॉरी हाइड्रोजन। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऐड करेंगे H3PO4, H3PO4 जो क्या है हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड है। अच्छा, अब फॉस्फोरिक एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखेंगे तो हम किस तरह से लिखते होते हैं, फॉस्फेट सेंटर में होगा, इधर हाइड्रोक्सल, इधर हाइड्रोक्सल, यहाँ ऑक्सीजन कर सकते हैं, यहाँ हाइड्रोक्सल कर देते हैं। तो अब यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोक्सल कहाँ से जाएगा, ग्लिसरॉल से, हाइड्रोजन से ये आएगा, और ये क्या बना देगा हमारे पास रिजल्टेंट जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये आएगा कार्बन कार्बन कार्बन। उसके बाद हमारे पास हो गया ये R, देन ऑक्सीजन, देन R, देन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर से रिमूव हो गया, तो पीछे हमारे पास जो स्ट्रक्चरली क्या हो जाता है, डायरेक्ट आप कह सकते हैं कांटेक्ट में आ जाएगा आपका, ये हो गया अटैच, और पीछे हमारे पास ये क्या बन गया हमारे पास है, फॉस्फोटाइडिक एसिड। ठीक हो गया, मैं एमसीक्यू भी साथ साथ बताता जाता हूँ। फॉस्फोटाइडिक एसिड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, टाइप जो जरूरी है, कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के। कौन कौन से हैं, ग्लिसरॉल है, उसके बाद 2 फैटी एसिड्स हैं हमारे पास। ठीक हो गया, उसके बाद एक जो है वो क्या हो गया है, फॉस्फोरिक एसिड जो है वो ऐड हो गया, यानी आप फॉस्फेटाइल भी कह सकते हैं। नो, अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है, ये क्या है, फॉस्फोटाइडिक एसिड का। फॉस्फोटाइडिक एसिड को मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, और मैंने क्या किया जी, ये है जी कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन है जिसके साथ जो है वो ये हमारे पास एक्चुअल में फैटी एसिड है। ठीक हो गया, ये हो गया, देन हमारे पास हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन, यहाँ पे हमने कहा जी फॉस्फेट लगा हुआ है इसके साथ। ठीक हो गया, और ये अब हम इसके साथ क्या ऐड करेंगे, कोलिन। ठीक है, क्या हम ऐड करेंगे, कोलिन, और कोलिन का हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आपको पता होना चाहिए, वो है जी CH2, उसके बाद है नाइट्रोजन, CH3। अब इसको हम जो है वो एक और एंगल से भी, किसी और तरह से भी लिख सकते हैं, वो किस तरह से, CH2, ये यहाँ पे बॉन्ड की जगह खाली होगी,
उसके बाद CH2, देन नाइट्रोजन, उसके बाद CH3 थ्राइस। यहाँ पे प्लस का साइन हम लगाएंगे, उसकी रीजन क्या होती है कि यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो 4 जो है वो हमारे पास याद रखना बॉन्ड बना रहा होता है, ठीक हो गया। तो नाइट्रोजन बाय द वे वैसे 3 बॉन्ड बनाता है। तो अब क्या होगा हमारे पास, एक चीज याद रखना कि अब हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है, इसको जो हमने कहा कोलिन, अब कोलिन से रिलेटेड बड़े एमसीक्यू जो है वो एंटीटेस्ट में आ चुके हुए हैं, ठीक है। वो कहता है जी इन कोलिन, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने खुद आंसर करना है, इन कोलिन नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स, ठीक है, कितने होते हैं जी ये बताना है आपने। इसी तरह हमारे पास जो है इन कोलिन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ सॉरी नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन एटम्स आर, ठीक हो गया। इसी तरह एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब ये देखिएगा जरा नंबरिंग देख रहे 1 2 3, ठीक है। कोलिन indirectly attach with which carbon of glycerol, जी ठीक है। अब इन सब के आंसर जो है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जी हमारे पास, अब इसमें मैं आंसर करता जाता हूँ। इन कोलिन नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप कितने हैं, शाबाश, 1 2 एंड 3 मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। इस इन कोलिन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने हैं जी, 1 नाइट्रोजन है। अच्छा, कोलिन इनडायरेक्टली अटैच विद कौन सी है, यहाँ पे तीसरी कार्बन के साथ यहाँ पे अटैच होगी, ठीक है, लिंक करेगी। तो अब अगर हम इसको मैं लिखूं, ठीक है, मैं बल्कि आपको स्लाइड्स पे लेके जाऊं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से आएगा, ठीक है। ये हमने देखा, उसके बाद ये वही स्ट्रक्चर जो हमने बुक में, सिर्फ डिफरेंस ये है कि मैंने यहाँ पे स्टार्ट में जो है वो क्या कर दिया था, फैटी एसिड ग्लिसरॉल कर दिया था और फैटी एसिड कर दिया था, ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारे पास जो है आपका बना हुआ है फैटी एसिड, एस्टर बॉन्ड बना हुआ है, कितने एस्टर बॉन्ड है, 1 2 3। अब एस्टर बॉन्ड देख लेना, ये इसको बहुत केयरफुली देखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि COC और COC, ठीक हो गया, ये क्या है और ये क्या है, ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये क्या है हमारे पास, ये है एस्टर बॉन्ड, निशानी क्या है, ये कार्बोनाइट्रेशन इसमें नहीं है, ठीक है। ये किन में होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर होता है, ठीक हो गया, ये याद रखना। अब आगे देखें, जो चीज याद रखने वाली थी, ठीक है, वो हमारे पास क्या थी, ये हमने देख लिया कि जी हमारे पास पॉलीमेरिक एसिड, ओलिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर ये हमने बुक के अकॉर्डिंग देख लिया। हमने कहा जी कि कार्बन 9 और 10 के दरमियान में डबल बॉन्ड होता है, बाकी सारे हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चरल ही है। इसका जो जनरल जो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, C2, मैंने बताया हाइड्रोजन का कार्बन का डबल, तो C2 है तो हाइड्रोजन कितने लेंगे 4 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा C4H, हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा 8 और ऑक्सीजन का जाएगी 2। इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे C16, H हमारे पास 32, ऑक्सीजन 2, ठीक हो गया। यहाँ पे नंबरिंग जो है वो इस कार्बोक्सिलिक से स्टार्ट की हुई है, ठीक है। मैंने दूसरी जो लेक्चर में जो है वो इस तरफ से स्टार्ट की थी, ठीक है। तो वो आपने इसको याद रखना कि कार्बन से हम, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है बाय द वे यदि नंबरिंग, ठीक है, जो है वो हम किस साइड से स्टार्ट करते हैं, तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है वो आपको मिस्टेकनली जो है वो दिया हो, ठीक है। तो वो जो पहले मैंने आप लोगों को बताया, तो उसमें आप लोगों ने नंबरिंग जो है वो इस साइड से स्टार्ट करनी, ठीक है। इसी तरह ओलिक एसिड आ गया। अब ये जो स्ट्रक्चर मैं बता रहा था आपको, जो समझा रहा था, ये वही फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। ये देखेंगे तो हमारे पास ये आ गया ग्लिसरॉल, उसके बाद ये फैटी एसिड है, ये ऑक्सीजन को अगर हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक हो गया। ये वही चीज है जो भी मैं आपको समझा के आ रहा हूँ ऑक्सी। उसके बाद ये नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये कोलिन है, ठीक हो गया। और फॉस्फोटाइडाइल कोलिन यानी लेजिथिन है, ये बना हुआ हमारे पास, ठीक हो गया। उसमें आप देख सकते हैं कि फॉस्फोटाइडिक एसिड इज कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड, कार्बन 1 कार्बन 2 एंड फॉस्फोरिक एसिड है कार्बन 3। फॉस्फोलिपिड आर नाइट्रोजनस बेस, कोलिन इज अटैच्ड टू फॉस्फोरिक एसिड इन ठीक है, फॉस्फोर यानी जब फॉस्फोटाइडिक एसिड बनता है, जो भी मैं आपको यहाँ पे समझा के आ रहा, ठीक है। तो मैं एक दफा दोबारा आपको यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ। हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा कि हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, 4 चीजें हैं, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट। उसमें हमने कहा जी कि एक ग्लिसरॉल कंबाइन करता है 2 फैटी एसिड के साथ और बनाता है डाइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड फॉस्फेट के साथ कंबाइन करता है और बनाता है फॉस्फोटाइडिक एसिड।
फॉस्फोडाइडिक एसिड नाइट्रोजनस बेस के साथ कंबाइन करके क्या बना देता है, फॉस्फोटिडाइल कोलिन। ठीक हो गया। उसके बाद ये फर्दर हमारे पास कंबाइन करता है और बना देता है जी, यहाँ देखेंगे ये हमने ये लेके आया, ये डाइग्लिसराइड है, इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड ऐड हुआ, ये क्या बन गया, फॉस्फोटाइडिक एसिड। उसके बाद हमने क्या कहा जी, फॉस्फोटाइडिक एसिड जो है वो कंबाइन करेगा नाइट्रोजनस बेस के साथ और हमारे पास क्या बना देगा, क्या बना देगा, फॉस्फोलिपिड हमने क्या कहा जी, बना देगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो है एक और चीज जो याद रखने वाली है वो क्या है कि जी वैक्सीज के हवाले से आपने एक तो ठीक है इंफॉर्मेशन जो है वो बुक से रीड करनी है प्रॉपरली। ठीक हो गया। उसके बाद टर्पिनॉइड्स के हवाले से जो है वो बुक में आपने जो है वो इन्फॉर्मेशन रीड करनी है। ठीक है, मैंने वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं जो कि एंटी टेस्ट में थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं। बाकी सिर्फ थ्योरी है, ठीक है, उसको आप लोगों ने खुद से जो है वो रीड करना है। अगर किसी चीज का कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप लोगों ने मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा है दैट इज न्यूक्लिक एसिड। ठीक हो गया। और न्यूक्लिक एसिड में आपको पता है कि हमारे पास जो एफमाइशर था उसने जो है वो न्यूक्लियाई ऑफ फर्स्ट सेल से जो उनको आइडेंटिफाई किया था हमारे पास। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है हमारे पास आपका आ रहा है जी, डीएनए इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट मच लेसर अमाउंट में होता है। ठीक है, देन जो है ये स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास किसका है स्ट्रक्चर, ये हमारे पास डीएनए का है, ये हमारे पास आरएनए का है। ठीक हो गया ना। डीएनए में डबल स्ट्रैंड है, आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड है। ठीक है, उसमें एक इसमें 5 प्राइम होता है, इधर 3 प्राइम होता है, इधर 3 प्राइम होगा तो इधर 5 प्राइम होगा, और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम तक जो है वो होता है। जो डीएनए है उसके अंदर जो बेसिस हमारे पास होती हैं एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन, जबकि यूरासिल जो है वो इसकी जगह पे रिप्लेस होके आ जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ए टी जी और सी, इसमें क्या होगा, ए यू जी और सी। ठीक हो गया, ये एक चीज है वो याद रखने वाली थी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मूव करते हैं, तो ये जो डीएनए है ये भी या आरएनए जो है ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड की कंपोनेंट है। समझ आ गई इस बात की, यानी जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है, ठीक हो गया, न्यूक्लिक एसिड जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, डीएनए, आरएनए, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक हो गया, या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये किस तरह से होगा, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या होता है कि जो एक डीऑक्सीराइबोज है, यहाँ पे मैंने सिंपली आपको बताया था कि कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल लगा हुआ है तो ये क्या है, सिंपल राइबोज। ठीक हो गया, इधर हाइड्रोक्सल है, इधर CH2OH आ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ, ठीक है, ये राइबोज है, ये किसके अंदर होगा, ये आरएनए के अंदर होती है। ठीक है, और अगर हमारे पास नहीं लगा हुआ यहाँ पे एच लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोज, और वो किसमें होता है, डीएनए। ठीक हो गया। अच्छा, अब जिस तरह पीछे हम पढ़ के आ रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो मोनोसेक्राइड से मिलकर बने हुए हैं, प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। इसी तरह हमारे पास जो आपका है क्या कहते हैं इसको, इसकी जो लिपिड्स हैं वो हमारे पास फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बनी हुई है। सेम इसी तरह जो डीएनए है ये भी हमारे पास किससे मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये है जी न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो है वो क्या होते हैं कि 3 कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसमें एक डीऑक्सी या ऑक्सी राइबोज होता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एडिनिन, आप कह सकते हैं बेसिस। ठीक है, जो ये क्या हमारे पास नाइट्रोजिनस बेस हो गई। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, फॉस्फेट आयन। अब इसमें याद रखना कि वो सवाल पूछता है कि नाइट्रोजनस बेस कौन से कार्बन के साथ राइबोज के साथ जुड़ी होती है। आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 एंड 5, 1 कार्बन के साथ नाइट्रोजनस बेस जुड़ी होगी। ठीक हो गया। और फॉस्फेट जो है वो किसके साथ जुड़ा होता है, कार्बन नंबर 5 के साथ। अच्छा, डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है हमारे पास, डीएनए पे चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, फॉस्फेट की वजह से होता है। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। एक और टर्म है न्यूक्लियोसाइड। ठीक हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड है और दूसरी हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोसाइड। आप सिंपली फॉस्फेट को यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, न्यूक्लियोसाइड जो है वो बन जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह अब हमारे पास ये टेबल बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, किस तरह से, इसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस होने वाली है। वो क्या है, ये देखिएगा, नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। उसके बाद लिखा हुआ है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या है, जो हमारे पास राइबोस और दूसरा क्या था हमारे पास, फॉस्फेट को रिमूव करके नाइट्रोजनस बेस, तो ये क्या बनेगी, राइबोस प्लस नाइट्रोजन भी लिखा भी हुआ है। तो अब याद रखना ये क्या बन जाता है, एडिनोसिन, यूरिडीन, गुआनोसिन, सिटिडीन। अब एडिनोसिन है,
ये एडिनिन है, समझ आ रही है? तो एडिनोसिन क्या है? एक न्यूक्लियोसाइड है। तो आपको पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोसाइड। ठीक हो गया? ठीक है, तो ऑप्शन वो दे दे अगर थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन और इधर एडिनोसिन, तो आंसर याद रखना एडिन। यूरिडिन, ये क्या है? यूरासिल यूरिडिन, गुआनिन गुआनोसिन, सिटिडिन। ठीक हो गया? ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। अब इनके अंदर फॉस्फेट ऐड हो जाएगी। ठीक हो गया? ये क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड कंप्लीट बन जाएगा। और न्यूक्लियोटाइड में कौन सी चीजें हैं? राइबोज है, नाइट्रोजनस बेस है, और हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड है। और इसमें अगर एक फॉस्फेट लगा हुआ है, ठीक है, ये देखिए अगर यहाँ पे एक फॉस्फेट लगा हुआ है तो ये मोनोफॉस्फेट। अगर एक और लग गया हुआ है हमारे पास डाई, और एक और लग गया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? ट्राई, जिस तरह एटीपी के अंदर हमारे पास होते हैं। ठीक हो गया? तो ये एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडीपी एडिनोसिन डाई, एटीपी ट्राई एडिनोसिन ट्राई। इसी तरह ये था आरएनए के अंदर। अब डीएनए में देखते हैं तो डीएनए में क्या है? अब डीएनए में ये डी लगा हुआ है, यहीं पे नहीं डी लगा हुआ है। ये डी का मतलब क्या है? डीऑक्सी, ये याद रखना है। ये ना हो कि वो पूछ रहे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड एग्जिस्ट इन डीएनए। ठीक हो गया? तो एग्जिस्ट इन डीएनए। ठीक है, तो अब उसमें याद रखना अगर आपको वो दे दे सिटिडीन जो है अल्फा, बीटा आपको वो अगर दे देता है जी हमारे पास गुआनोसिन। ठीक हो गया? चार्ली ऑप्शन दे देता है जी हमारे पास डी थाइमीन, और डेल्टा ऑप्शन दे देता है हमारे पास डी एडिनोसिन। तो आंसर क्या होगा? डेल्टा, डी एडिनोसिन, ये याद रखना। ठीक है, डी इज एक्चुअली स्टैंड फॉर डी ऑक्सी। ठीक हो गया? इसी तरह ये बाकी आगे फॉस्फेट के साथ कंबाइन करेगा और डी ए एम पी बना देगा, डी ए टी पी बना देगा, डी ए टी पी सो। ठीक हो गया? अच्छा, उसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही है चीज, वो है जी एरविन कैरागफ। ठीक हो गया? अच्छा, एरविन कैरागफ के हवाले से एक चीज याद रख लेनी है, और वो क्या है कि हमारे पास जो हमने राइबोज देख ली, हमने कहा जी ऑक्सी है, राइबोज है या डीऑक्सी राइबोज है, फिर हमने देखा जी फॉस्फेट है, और उसके बाद हम देख रहे हैं हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस। अब जो नाइट्रोजनस बेसिस है, ठीक है, नाइट्रोजिनस बेसिस, याद रखिएगा आपको बताया कि दो तरह की नाइट्रोजनस बेसिस होती है। ठीक हो गया? एक हमारे पास क्या है? प्यूरीन्स, और दूसरी हमारे पास है पायरीमिडीन्स। प्यूरीन्स हमारे पास क्या होती हैं? याद रखना, सिंगल रिंग होती है। पायरीमिडीन्स हमारे पास प्यूरीन सॉरी डबल रिंग होंगी, और पायरीमिडीन्स क्या होती है? हमारे पास हमेशा सिंगल रिंग होती है। ठीक हो गया? अच्छा, ए और जी हमारे पास क्या है? एडिनिन और गुआनिन क्या है? प्यूरीन्स है। और टी यू सी या सी यू टी, कट या टक आपने याद रखना है, दैट इज थाइमीन, यूरासिल और साइटोसिन। ठीक है, या कट याद रख लो। अच्छा, दूसरी एक और चीज याद रखनी है, वो क्या? ये देखिए, प्यूरीन्स, पायरीमिडीन्स। प्यूरीन्स जो है वो क्या है? डबल रिंग है, अभी हमने देखा वहां पे। ठीक हो गया? डबल रिंग है। पायरीमिडीन सिंगल रिंग है। ठीक है, यहाँ पे लिखना भी चाहिए हमें, डबल रिंग, या हमारे पास क्या है? सिंगल रिंग। अब जो डबल रिंग है हमारे पास, याद रखना इसमें डबल रिंग का मतलब क्या है कि दो हमारे पास जो है वो क्या है, आ रहे हैं आपके जो है रिंग्स आ रही हैं। ठीक हो गया? दो रिंग्स आ रही हैं। अब नाम देखो छोटा है और स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास? बड़ा। इधर पायरीमिडीन नाम बड़ा है, स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास? छोटा है। ठीक है, तो ये याद रखना। इसका मतलब क्या है कि ए जी एडिनिन और गुआनिन डबल रिंग होती है, जबकि टक यानी थाइमिन, यूरासिल और साइटोसिन क्या होता है? सिंगल रिंग होता है। ठीक हो गया? अच्छा, ये याद रखना। उसके बाद हमारे पास जो आगे चीज आ रही है वो आ रही है जी कि जो बेसिस हैं, ठीक हो गया, यानी पीछे अब मैं बता रहा था आप लोगों को एक और चीज जो है वो सॉरी रहेगी पीछे, कि जो हमारे पास एरविन कैरागफ था, ठीक हो गया, एरविन, इसने कहा जी कि हमारे पास जो बेसिस होती है ना, ठीक हो गया, नाइट्रोजनस जो बेसिस है, ठीक है, उसमें जो एडिनिन है उसकी कंसंट्रेशन गुआनिन, और थाइमिन की कंसंट्रेशन, ठीक है, वो सॉरी 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 एडिनिन जो है उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास क्या होती है? हमेशा थाइमिन की इक्वल होती है।
और गुआनिन की कंसंट्रेशन हमेशा साइटोसिन के इक्वल होती है। ठीक हो गया। नाउ अब एडेनिन की कंसंट्रेशन टाइम थाइमिन है, तो उसमें क्या किया, ये एक एमसीक्यू जो एंटी टेस्ट में हर साल ही मैक्सिमम आता है, वो कहते हैं कि जी इफ द परसेंटेज ऑफ थाइमिन इन टोटल डीएनए इज, ठीक हो गया, 20, इसको कर लें 21 कर लेते हैं, ठीक है 21, ठीक हो गया, what will be the concentration of cytosine will be, ठीक हो गया, what will be the concentration of cytosine, उसमें अल्फा ऑप्शन वो दे देता है 20, बीटा ऑप्शन वो दे देता है 42, ठीक हो गया। इसी तरह चार्ली ऑप्शन वो हमारे पास दे देता है, मैं कह देता हूँ जी हमारे पास 100 कह देते हैं, ठीक हो गया। और डेल्टा ऑप्शन हमारे पास जो है वो फर्ज करें दे देता है, मैं कह देता हूँ जी 50, इसको हम कर लेते हैं जी 58, और ईटा ऑप्शन हमारे पास वो दे देता है, और ईटा ऑप्शन क्या आ जाता है जी हमारे पास 20, इसमें हम क्या देगा, जस्ट अ मिनट, इसको अगर हम हाफ कर लेंगे तो ये आ जाएगा 224, ठीक है, और 29 जी। तो क्या होगा आंसर हमारे पास, बताएं शाबाश, सोचें 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 सोचें, हमारे पास क्या होना चाहिए आंसर इसका भाई दिल, ठीक है। तो इसमें आंसर हमारे पास क्या होगा 29। 29 किस तरह से, ये देखिए आप, ए और टी इक्वल है, टी की कंसंट्रेशन उसने दी हुई है 21, इसका मतलब है ए की कंसंट्रेशन 21 है, टी की कंसंट्रेशन 21 है, टोटल ए और टी की कितनी आ गई है 42, ठीक हो गया। अब जो 100 में से इसको माइनस करेंगे हमारे पास, ठीक है 100 में से माइनस करेंगे तो पीछे हमारे पास जो रह जाता है वो रह जाता है जी 58 आई थिंक सो, ठीक हो गया। अच्छा अब हमारे पास 58 रह गया, अब इस 58 ये जो आ गई है ये ए और जो है ये जी और सी की क्या है हमारे पास आप कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन आ गई है। अब इसको इक्वली डिवाइड कर देंगे तो ये 29 जी की और 29 जो है वो सी की आ सकती है, ठीक है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि आपने याद रखना है, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद फर्दर हम मूव करते हैं तो हमारे पास जो चीज आ रही है, ठीक है, वो आ रही है जी ये वैल्यूज आपने याद रखनी है, ठीक है, जिसके अंदर रिलेटिव अमाउंट ऑफ बेसिस जो है वो हमारे पास दिया हुआ है वेरियस ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, परसेंटेजेस बेसिस दी हुई है, ठीक है। यानी इसके अंदर अब देखें ह्यूमन के अंदर मैन में एडेनिन 30.9% होती है ओवरऑल, और इक्वल ऑलमोस्ट इक्वल है 29.4 लिखी ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक हो गया। इस तरह 19 पॉइंट होगी, शीप है, ठीक हो गया, ये यहाँ पे 29 है, इधर 21 है, ठीक हो गया, ये ज्यादा हो गया। इसी तरह यहाँ पे तो ये ऑलमोस्ट ए और टी की इक्वल ऑलमोस्ट इक्वल होगी, यहाँ देखो 30, 29, 29, 28, 27, 21, ये थोड़ी थोड़ी वेरिएबल क्यों आ रही है, उसकी रीजन ये हो सकती है कि एटीपी हायर क्वांटिटी के अंदर होता है तो एडेनिन ज्यादा क्वांटिटी में होगी। अब कह सकते हैं कि एज कंपैरिजन टू थाइमिन जो है वो एटीपी की फॉर्म में जो है ना वो ज्यादा होती है ना, तो उसको कलेक्टिव फॉर्म में उसने यहाँ पे लिया। उसके बाद दूसरी चीज आ रही है, यहाँ पे आपने पिकोग्राम याद रखना है, ये फिश जो है हमारे पास काफ और बर्ड के अंदर जो है उन्होंने एक कंपैरिजन किया हुआ है, जिसके अंदर बताया हुआ है कि जी रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो है वो 2.3 डीएनए पर न्यूक्लियाई जो है वो हमारे पास मौजूद होता है, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे जो है वो चिकन में लिवर सेल्स के अंदर, किडनी के अंदर और स्पर्म सेल्स के अंदर जो है वो कितनी क्वांटिटी के अंदर जो है वो हमारे पास होगा, ठीक है, ये याद रखना है आपने। इसी तरह आगे हमारे पास ये वैल्यूज दी हुई है, ठीक है, ये वैल्यूज टेबल मैंने डायरेक्ट बुक का उठाया है, और ये आपको पता होना चाहिए जिसके अंदर जो है ये इकोलाई है, ठीक हो गया, इसमें जो है वो इसका जीनोम साइज क्या है, फिर प्रोटीन है ये क्या है। इस तरह सबसे पहला जो हमारे पास हुआ था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, जो ये एंटीटेस्ट में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, ये याद रखना है आपने। अच्छा इसी तरह अब हमने जो पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि जी पायरिमिडीन हमने कहा सिंगल रिंग होती हैं, प्यूरीन हमने कहा डबल रिंग होती हैं, सी जो की कट भी हो जाएगा, या टक हमने कहा, और प्यूरीन जो है वो ए और जी। अब इसका जो फॉर्मूला है यानी जो बेसिस है उनका स्ट्रक्चर भी आपको याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसकी बहुत बेसिक सी ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद रखने की, ठीक है। अब जरा गौर से देखना हमारे पास, आपने पहली चीज क्या याद रखनी है डबल रिंग के अंदर कि ये डबल रिंग बनी हुई है, ठीक हो गया, इसमें कार्बन नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1, इसमें इस तरफ से नंबरिंग ऐसे जा रही है 1 2 3 4 5 एंड 6, और उसके बाद 7 8 9, इसके बाद यहाँ पे इस तरफ होगी रिपीट।
अब इसमें जो आपके पास जो कार्बन नंबर याद रखने वाली है वो कार्बन नंबर 6 पोजीशन है, ठीक हो गया। छठी पोजीशन को आपने फोकसफुली अपने ध्यान में रखना है। उसके बाद इधर से देखेंगे पायरिमिडीन में नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है 1 2 3 4 5 एंड यानी ये इस तरफ चलेगी, ठीक हो गया। अब हमारे पास इसमें आपने पोजीशन 4 जो है वो याद रखनी है। कैसे, ये देखिएगा जरा। अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर किसका है, एडिनिन का। छठी पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, अमाइन। बाकी सारा स्ट्रक्चर क्या है, यानी अमाइनो ग्रुप। अब देखिए ए फॉर अमाइनो, ए फॉर एडिनिन। अगर आपको बुक में आ जाता है कि जी आइडेंटिफाई एडिनिन, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल डबल रिंग देखेंगे, पहली बात है। दूसरा क्या देखेंगे, अमाइनो ग्रुप, ए फॉर अमाइनो लगा हुआ है, ये नहीं लगा हुआ, ठीक। उसके बाद देखें, अब ये क्या लगा हुआ है, गोआनीन। अब कार्बन 6 पे क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन, ठीक हो गया। और ये अमाइन जो है वो कहाँ आ गई, इस कार्बन, ये अमाइन यहाँ पे आ गई, कार्बन 1 2 3। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 आ गया, ठीक हो गया ये चीज। अब छठी पोजीशन पे क्या लगी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो इसमें गोआ, गो से आपने याद रख लेना है यहाँ पे, और अमाइन जो है वो यहाँ से आ जाएगा, किस पे, कार्बन 2 के ऊपर आ जाएगा। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है कि जो एडिनिन है उसमें 6 पोजीशन पे अमाइन लगा हुआ है, ठीक हो गया। और गोआनीन के अंदर जो है वो हमारे पास, ठीक है, कहाँ पे लगा हुआ है जी, हमारे पास 6 पे ऑक्सी लगा हुआ है और 2 पे अमाइन जो है वो लगा हुआ है, ठीक हो गया, ये याद रखना। अच्छा, इसी तरह साइटोसिन जो पायरिमिडीन्स है, इनका स्ट्रक्चर भी याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कैसे, साइटोसिन में देखो आप जरा, ठीक है, साइटोसिन में अगर हम देखेंगे, अब ये देखिएगा यहाँ पे अमाइन आ रहा है। अब साइटोसिन में एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये सब में बिल्कुल कॉमन होगा। फर्क किसका होगा, सिर्फ इसका, कार्बन 4 पे पोजीशन में। अब ये देखिए, ये साइटोसिन है, यहाँ देखें। अब यूरासेल, यहाँ पे कार्बन क्या हो गया हमारे पास, जो कार्बन 4 थी, 1 2 3 4 5 एंड 6, कार्बन 4 पे क्या होगी, ऑक्सीजन। यूरा, यू क्या, ओ का जो है वो प्रोनाउंस आप कह सकते हैं, थोड़ा सा सिग्नल दे रहा है, उससे आपने याद रखना है कि कार्बन 4 पे अगर यू ओ लगा हुआ है और 2 पे भी ओ है, ये तो ऑलरेडी होगा ही, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यूरासेल। अब यहाँ देखें, ये क्या है, थाई। अब इसमें देखो, डीएनए है तो डीएनए के अंदर टी होगा, थाइमीन होती है, और आरएनए के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, हमारे पास क्या होता है, यू होता है। इसका मतलब है थाइमीन और यूरासेल के स्ट्रक्चर में कोई खास डिफरेंस नहीं होगा, तो ये थाइमीन है, ये यूरासेल है। थाइमीन में, यूरासेल में सिर्फ यहाँ पे कार्बन 5 के ऊपर क्या लगा हुआ है, CH3, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। इसका मतलब क्या, थाइमीन में ये देखें क्या लगा हुआ है, मिथाइल। इसका मतलब क्या हुआ, थाइमीन में आपने एक चीज याद क्या रखनी है, थाई और मिथाइल, ये देखो टी एच वाई इधर आ रहा है। तो ये स्ट्रक्चर होपफुली आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसको दोबारा से भी आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं। यानी अमाइन है, अमाइन ग्रुप है तो एडिनिन, गोआनिन है, ओ तो गोआनिन हो गया। अच्छा, उसके बाद यू, यूरा, ऑक्सीजन, उसके बाद थाइमीन तो मिथाइल लगा होगा, साइटोसिन में ऑब्वियसली अमाइन लगा होगा, ठीक हो गया, ये याद रखना है। अब सवाल आता है कि ये जो नाइट्रोजन बेसिस है ये कंबाइन कैसे करती है। अब उसमें एक चीज याद रखना, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, यानी जो न्यूक्लियोटाइड है वो कैसे कंबाइन करेंगे। ये एक हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये डीएनए, यहाँ पे देखेगा 1 2 3। अब ये आरएनए है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होगा तो डीऑक्सी होगा। इसी तरह ये एक और हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन, सेम वही नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ पे ये ए है फर्ज कर लो, ये बी है। अब होगा क्या कि यहाँ एक नाइट्रोजनस जो न्यूक्लियोटाइड है उससे हाइड्रोक्सल कहाँ से आएगा, राइबोज से, और हाइड्रोजन कहाँ से आता है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट से। ये क्या करेगा, आपस में लिंक कर जाएगा। अब ये देखें, POC ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। अब यहाँ से ये रिमूव होगा तो ये P, उसके बाद O और ये C के साथ जुड़ जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बनेगा, POC और PO, ठीक हो गया, POC हमारे पास है, ठीक है। ये आ जाएगा, यहाँ से इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या आएगा, एक POC, इसको हम कहेंगे फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, ठीक हो गया, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। इस तरह से क्या होगा, एक न्यूक्लियोटाइड फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड फिर तीसरा फिर चौथा, सो ऑन मिलते जाएंगे, और मिल के हमारे पास क्या बना देते हैं, 5 to 3 डायरेक्शन में एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक होगा। कैसे, वो देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए अब हमारे पास, ठीक है, ये वैल्यूज याद रखना बहुत जरूरी है। इसमें जो है हमारे पास क्या बताया हुआ है इसमें कि जी, जो एक डीएनए है 5 to 3 डायरेक्शन में है,
दो बेसिस के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है वो 3.4 नैनोमीटर है। एक कंप्लीट टर्न जो है वो 3.4 नैनोमीटर है। डायमीटर 2 नैनोमीटर होता है। उसके अलावा जो हमारे पास आप कह सकते हैं एक हमारे पास क्या होता है माइनर ग्रूव, ठीक हो गया, और एक हमारे पास क्या होता है मेजर ग्रूव, ठीक हो गया। इसी तरह आगे देखेंगे हमारे पास तो जो है नेक्स्ट देखिएगा जरा, ये आ गया। अब ये देखिए एक एक पूरा स्ट्रैंड है 5 to 3। 5 किस लिए हम यूज करते हैं क्योंकि 1 2 3 4 और फिफ्थ कार्बन का जो ये रीजन खाली होता है और ये एक स्ट्रैंड है, ये देखिए एक न्यूक्लियोटाइड है, ये पीओसी और पीओसी से जुड़ा हुआ है, फिर ये इधर जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे फॉस्फोडिस्टर बॉन्ड मिलके एक क्या बना रहे हैं 5 2 3 रहेगा। अब 3 क्यों कहते हैं क्योंकि इधर से 1 2 3 3 कार्बन क्या होती है नेकेड होती है, यानी रिएक्शन के लिए अवेलेबल होती है। अब अगर मैं इसको उठाऊं और इसको रिवर्स कर दूं यानी इसको उल्टा कर दूं, आप कह रहे हैं ठीक है, ये 5 इस तरफ चला जाएगा और ये 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा और इसको मैंने सिंपली क्या करना है रोटेट कर देना है। कैसे? इस तरह से। अब ये देखें जरा 5 इधर आ गया है और ये सारी जो है ये उल्टा हो गया, बेसिस जो है वो इनसाइड आ गई है, ठीक हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये सो ऑन, इसमें क्या हो गया ए और टी जो है वो के दरमियान में एक डबल हाइड्रोजन बॉन्ड इंडिकेट हो रहा है, जी और सी के दरमियान में ट्रिपल हाइड्रोजन, और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड को इंडिकेट याद रखना डॉटेड लाइन से इंडिकेट हम करते हैं। समझ आ गई इस बात की? अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये स्ट्रक्चर देखिएगा जो हम देख रहे थे, ठीक है, कि जी जो हमारे पास ये है जी मेजर ग्रूव, ठीक है। मेजर ग्रूव का जो आप कह सकते हैं जो सेंट्रलाइज विड्थ आ जाती है वो हमारे पास 1 नैनोमीटर आ जाती है। ये याद रख लें तो ठीक है, नहीं याद रखेंगे तो कोई इशू नहीं, मगर ये वैल्यूज उसके बाद जो डायमीटर है 2 नैनोमीटर वो आपने याद रखना है, ठीक हो गया। ओके जी, अब हमारे पास आते हैं जो ये आरएनए का यहाँ पे हमारे पास जो है वो खत्म हो रहा है, सही हो गया, डीएनए का सॉरी खत्म हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आरएनए है, ये बहुत आसान सा है, ठीक है। इसमें आपको पता है कि मेजर टाइप्स ऑफ आरएनए जो है वो हमारे पास कितनी है, 3 है, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। ये हमारे पास राइबोसोमल आरएनए क्योंकि राइबोसोम का मेजर पोर्शन है, ट्रांसफर आरएनए हमारे पास होता है, उसके बाद मैसेंजर आरएनए हमारे पास आ जाएगा। अब परसेंटेज ऑफ टोटल आरएनए जो है वो 80%, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या है राइबोसोमल आरएनए, 10 to 20% हमारे पास क्या है टोटल आरएनए होता है। उसके बाद मैसेंजर आरएनए 3 to 4% होता है, ठीक हो गया। सबसे ज्यादा ये है, सबसे कम क्वांटिटी में मैसेंजर आरएनए। उसके बाद 40 to 50% राइबोसोम, यानी राइबोसोमल आरएनए कितना होता है 40 to 50%। समझ आ गई है? ये वही राइबोसोम जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, हमने पढ़ा था हाफ हाफ यानी 50-50, यहाँ पे उसने वैल्यू दे दी है 40 to 50। इसी तरह ट्रांसफर आरएनए जो है वो ग्रेटर देन हमारे पास लेंथ होती है 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हो सकता है। उसी तरह मैसेंजर आरएनए वो 3000 से भी ज्यादा जो है पॉसिबल हो सकती है, ठीक हो गया। 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए हमारे पास क्या है अवेलेबल है, ठीक हो गया। इसमें एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू मैं बताता रहता हूँ, यदि जो हमारे पास जो है ट्रांसफर आरएनए है वो कौन बनाता है, ठीक है। और अब इसमें देख लीजिएगा, अगर हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज है और आरएनए पॉलीमरेज, अब मैं अगर कहूँ प्रोकैरियोट में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोकैरियोट की अगर हम बात करेंगे, प्रोकैरियोट में याद रखना एक ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो तीनों कैटेगरी के हमारे पास क्या बना रहा होता है, एंजाइम जो है वो आरएनए बना रहा होता है, टाइप्स ऑफ आरएनए बना रहा होता है। जबकि जो यूकैरियोट है उसमें ऐसा नहीं है। यूकैरियोट्स में हमारे पास क्या होता है याद रखना, यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज की जो है वो 3 कैटेगरीज होती हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। अब टी फॉर 3, टी फॉर आरएनए, 2 मैसेंजर आरएनए बनाएगा और 1 जो है वो हमारे पास क्या बनाएगा राइबोसोमल आरएनए, ये याद रखना है। ये एक्चुअल में आरएनए पॉलीमरेज है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आरएनए पॉलीमरेज, ठीक हो गया। ये क्या आ जाएगा हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज, सही हो गया। अब इनका रोल क्या होता है, ठीक है, इनका रोल अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास आपको पता है कि जी ये जो है वो क्या है मैसेंजर आरएनए है। उसके बाद ये क्या है स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है, ये हमारे पास लार्जर सब यूनिट आ गया, ठीक हो गया, स्मॉलर सब यूनिट। उसके बाद ये राइबोसोम्स के अंदर हमारे पास क्या है राइबोसोमल आरएनए पड़ा हुआ है जो एक्ट कर रहा है एज अ मशीनरी के तौर पे। उसके बाद जो है वो ये है ट्रांसफर आरएनए, ये क्या लेके आ रहा है अमाइनो एसिड लेके आ रहा है, ठीक हो गया। और ये क्या करते हैं हमारे पास इस तरह से प्रोटीन आप कह सकते हैं सिंथेसिस करते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि एक और ट्रांसफर आरएनए आता है वो अटैच होता है और ये ट्रांसलेशन का पूरा मैकेनिज्म जो हम जो है वो
हम जब स्टार्ट करेंगे क्रोमोसोम डी आने वाला चैप्टर तो उसके अंदर हम देखेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो एंजाइम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो है ये लेक्चर फिलहाल खत्म होता है, उसके बाद हम आगे जो है वो देखेंगे, ठीक हो गया। तो अभी हमने आज के लेक्चर में जो है वो चीज़ें जो देखी वो हमारे पास क्या थी, लिपिड्स से हमने स्टार्ट लिया था, ठीक है। और लिपिड्स के अंदर जो है वो हमने यहाँ से जब हमने स्टार्ट लिया, ठीक है, लिपिड्स में हमने ये स्ट्रक्चर देखे, फिर उसके बाद हमने इसके जनरल फीचर्स देखे, फिर हमने फैट किस तरह से इसाइल ग्लिसरॉल फॉर्मेशन होती है ये देखी, फिर ट्राइग्लिसराइड कैसे बनता है ये देखा, फिर हमने देखा कि जी जो फैटी एसिड है वो किस तरह से हमारे पास फॉर्मेशन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने उसका देखा। उसके बाद हमने जो है फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखा, फिर हमने जो है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए की कैटेगरीज देखी, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स देखे, उसके बाद जो है हमारे पास ये स्ट्रक्चर देखा, बुक का टेबल है, ठीक है। उसके बाद जो है ये आ गया टेबल, ये दोनों बुक के। उसके बाद बेसिस का स्ट्रक्चर याद रखना है आपने। देन हमारे पास फॉस्फोडिएस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक हो गया। और टाइप्स ऑफ आरएनए है, ठीक हो गया। और इसी तरह हमने जो है जो यहाँ पे देखा था उसमें हमने क्या देखा हमारे पास कि किस तरह से फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर जो है वो बन रहा है, ठीक हो गया। तो ये फॉस्फोलिपिड का कंप्लीट जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो आ रहा है, ठीक हो गया। और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज थे, ठीक। ओके जी।